हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 08। प्लांट किंगडम का जो लेक्चर नंबर 07 था, जो बस इसके पहले वाला लेक्चर था, वहां पर हमने क्लोरोफाइसी को, जो कि एक एल्गल क्लास है, उसको इन डेप्थ स्टडी किया था। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट हम लोग व्हाइट बोर्ड पे उठाए थे और उनका प्रॉपर डाइसेक्शन किए थे। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फियोफाइसी को। आज के लेक्चर में हम लोग फियोफाइसी को प्रॉपर इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं खुशायन मजूमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। तो फिर लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। तो चलिए सभी हेडिंग दे लीजिए, फियोफाइसी या फिर ब्राउन एल्गी। हमारा हो गया ये फियोफाइसी। अच्छा, फियोफाइसी में हम लोग पहला पॉइंट इसके हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए फियोफाइसी कहाँ कहाँ पाया जाएगा। फियोफाइसी विल बी फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। तो फिर चलिए लिख लेंगे, habitat will be fresh water, then it will be brackish water, फिर हो जाएगा हमारा सॉल्ट वाटर। अच्छा, जो फ्रेश वाटर है उसमें रेयरली फाउंड होता है, मतलब रेयरली या फिर सम एल्गी, वेरी लिटिल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ ब्राउन एल्गी या फिर फियोफाइसी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। तो फिर हम लोग इसे रेयरली लिख देंगे, इसको हम लोग रेयरली लिख देंगे। अभी हम लोग लिखेंगे जो प्लांट बॉडी है फियोफाइसी का, दैट विल बी मल्टीसेलुलर। पर क्लोरोफाइसी का प्लांट बॉडी क्या था? क्लोरोफाइसी का प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर था। पर फियोफाइसी का प्लांट बॉडी कैसा होगा? फियोफाइसी का प्लांट बॉडी होगा मल्टीसेलुलर। तो फिर चलिए इसको लिख देंगे, बॉडी जो होगा हमारा मल्टीसेलुलर होगा। अच्छा, प्लांट बॉडी इज मल्टीसेलुलर। अभी जो हमारा फियोफाइसी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आएगा, इट शोज ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, उसको भी देख लेंगे। चलिए, शोज ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। मतलब ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म का मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है, दैट कैन बी सिंपली ब्रांच, दैट कैन बी फिलामेंटियस एंड स्मॉल इन साइज, और दैट कैन बी प्रोफ्यूजली ब्रांच, जायंट एंड लार्जर इन साइज। इसको देख लेंगे। जो मेन प्लांट बॉडी होगा, प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी है, दैट कैन बी आइदर simple branch, small and filamentous, that will be either simple branch, small and filamentous, and that could be either profusely branched, giant and large in size. That could be either profusely branched, giant and larger in size. That giant size plants या फिर that giant size algae या फिर that giant large size algae are known as kelps. इनको हम लोग kelps कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहेंगे? kelps। अच्छा, kelps का एग्जाम्पल क्या होगा? केल्प्स का एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा मैक्रोसिस्टिस एंड सार्गासम। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं मैक्रोसिस्टिस एंड सार्गासम। अभी हम लोग इसके पिगमेंट के बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ब्राउन एल्गी या फिर फियोफाइसी में कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? यहाँ पर कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? यहाँ पर हमारे पास पाया जाएगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फुकोजैंथिन, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। यहाँ पर क्या क्या बोला और एक बार बताइए, मेरे साथ रिपीट कीजिए, मेरे साथ अभी वीडियो के सामने ही रिपीट कीजिए। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फुकोजैंथिन, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। यहाँ पर दिस पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन हमारा ब्राउन एल्गी। चलिए पिगमेंट्स देख लेते हैं।
पिगमेंट्स हमारा हो जाएगा क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल सी को ऐसे ही मैं लिख रहा हूं। फिर हो जाएगा फ्यूकोजैंथिन, फिर हो जाएगा हमारा ज़ैंथोफिल, फिर हमारा हो जाएगा कैरोटीनॉइड। पहले आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरह से नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बॉडी कलर के बारे में। तो फिर मैं इस चीज़ को और एक बार आपको बता देता हूँ हमेशा की तरह। तो देखिए मुन्ना, इसका जो प्लेन बॉडी होगा दैट विल बी मल्टीसेलुलर। जो फियोफाइसी का हमारा मेन प्लेन बॉडी होगा दैट विल बी मल्टीसेलुलर। इसका हैबिटेट कहाँ पाया जाएगा? फियोफाइसी विल बी फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। बट फ्रेश वाटर में रेयरली, मतलब वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ब्राउन एल्गी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। अच्छा, फिर हम लोग बोलेंगे जो इट शोज ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इट शोज great variation in size and form, matlab it can be either small, filamentous and simply branched, or it can be either profusely branched, giant and large size plants। और उन giant plants को हम लोग बोलते हैं केल्प्स। उन giant plant को हम लोग बोलते हैं केल्प्स। केल्प्स का एग्जाम्पल हम लोग क्या बता सकते हैं? केल्प्स का एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे मैक्रोसिस्ट एंड सार्गासम, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। फिर हम लोग बोल देंगे कौन कौन से पिगमेंट। मुन्ना, कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट होगा हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजैंथिन एंड कैरोटीनॉइड। दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन हमारा ब्राउन एल्गी। तो फिर इसे जल्दी से लोड कर लो मुन्ना, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। आई होप अभी तक सभी लोगों ने ये सारा चीजें लिख लिए होंगे, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बॉडी कलर के बारे में। फियोफाइसी का बॉडी कलर विल वेरी फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ टू पिगमेंट। डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ टू पिगमेंट। वो टू पिगमेंट कौन कौन सा है? टू पिगमेंट हमारे पास हो जाएगा फ्यूकोजैंथिन एंड ज़ैंथोफिल। चलिए, बॉडी कलर वेरीज फ्रॉम टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ टू पिगमेंट। वो टू पिगमेंट कौन कौन सा बोला? ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन एंड फ्यूकोजैंथिन। फिर हम एल्गी के स्टोर्ड फूड, मतलब एल्गी कौन कौन सा फॉर्म में हमारा ब्राउन एल्गी फूड स्टोर करता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इन ब्राउन एल्गी फूड इज मेनली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनारिन एंड मैनिटोल। फूड इज मेनली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनारिन एंड मैनिटोल। लेमिनारिन एंड मैनिटोल तो फूड स्टोर करता है, पर लेमिनारिन एंड मैनिटोल का कॉम्पोजिशन क्या है? लेमिनारिन एंड मैनिटोल का कॉम्पोजिशन क्या है? लेमिनारिन मैनिटोल का कॉम्पोजिशन होगा इट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। चलिए देख देते हैं। अगर सपोज एक मतलब जोक्स माइंड में आ गया, सपोज अगर फूड ब्लॉगर जो है ना, फूड ब्लॉगर अगर हमारे ब्राउन एल्गी के पास पहुंच जाए, फूड ब्लॉगर्स लोग ब्राउन एल्गी के सामने वो कैमरा लेके या फिर माइक लेके पहुंच जाए, बोले आपके पास जो खाना बन रहा है, आपके पास जो आप खाना स्टोर कर रहे हो वो कौन से फॉर्म में स्टोर कर रहे हो? तब एल्गी बोलेगा कि ये स्टोर हो रहा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ये स्टोर हो रहा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। देखिए, जोक्स जितना भी लेम हो, मेरा काम है बायोलॉजी आपके माइंड में फिक्स करना। छोटे छोटे स्टोरी से अगर बायोलॉजी का एक एक किस्सा आपके माइंड में फिक्स कर सकूं तो उससे बड़ा गेन मेरा कुछ नहीं होगा। लेमिनारिन एंड मैनिटोल। लेमिनारिन एंड मैनिटोल क्या है? लेमिनारिन मैनिटोल है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। दे आर फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अभी हम इसके सेल वॉल का कॉम्पोजिशन जान लेंगे। देखिए, फियोफाइसी का जो सेल वॉल है उसमें आउटर लेयर ऑफ सेलुलोज प्रेजेंट रहता है, आउटर में सेलुलोजिक लेयर प्रेजेंट रहता है, और उसके बाहर से
मतलब सॉरी मैं आउटर बोल दिया, इनर लेयर ऑफ सेलुलोज प्रेजेंट रहता है, इनर में सेलुलोजिक लेयर प्रेजेंट रहता है और आउटर साइड में एक जिलेटिनियस कॉम्प्लेक्स एल्गिन प्रेजेंट रहता है, जिलेटिनियस लेयर ऑफ एल्गिन प्रेजेंट रहता है। तो फिर लिख देंगे हम लोग जो वेजिटेटिव सेल में जो सेल वॉल होगा, सेल वॉल में आउटर में क्या बोला, आउटर में मैंने बोला एल्गिन और इनर में क्या बोला, इनर में सेलुलोज, इनर लेयर ऑफ सेलुलोज और आउटर लेयर क्या बोला, मैंने बोला जिलेटिनियस लेयर ऑफ एल्गिन। अभी आप बताएंगे एल्गिन क्या है। बोलो मुन्ना, बोल दे भाई, एल्गिन क्या है? ये आपको पहले पढ़ाया था एल्गी के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में। एल्गिन क्या है? एल्गिन इज अ हाइड्रोकोलाइड या फिर फाइकोकोलाइड बिकॉज एल्गिन हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। चलिए, एल्गिन इज अ हाइड्रोकोलाइड या फिर हम बोलेंगे फाइकोकोलाइड। एल्गिन है हाइड्रोकोलाइड या फिर फाइकोकोलाइड एंड हिट हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पर हम लोग फियोफाइसी के प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट मतलब प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, फियोफाइसी में क्या क्या पाया जाएगा आप बोलिए। प्रोटोप्लाज्म में मेनली 3 चीजें फियोफाइसी में पाया जाता है। 3 चीजें कौन कौन सी है बताइए। 3 चीजें हमारे पास हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड प्लास्टिड। न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड प्लास्टिड हमारा फियोफाइसी के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाएगा। चलिए लिख लेते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट में हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियस, फिर हो जाएगा हमारा वैक्यूल, फिर हमारा हो जाएगा प्लास्टिड। अच्छा, फिर आप एक चीज बता सकते हैं मुझे, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? देखिए, 2 चीज आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये हर स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, मैंने पढ़ाने के समय फील किया है, इसलिए मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ। ये चीज़ एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। देखिए, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? 2 चीज़ होता है, प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है आप बताइए मुझे। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है ऑल द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, ऑल द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इनसाइड द सेल वॉल या फिर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म विल बी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म को हम लोग लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इसको भी मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि मैंने जब बैच में पढ़ा रहा था तब हर वक्त स्टूडेंट सेम डाउट पूछता था। डाउट सेक्शन में मतलब क्लास में पूछने तो कुछ लोग शर्म पाते हैं, तो फिर ये डाउट सेक्शन में हर समय पूछते थे कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है, इसलिए मैं इसको ऐड कर दिया। अभी ऑफलाइन क्लासेस में ये डाउट बहुत कॉमन रहता है। प्रोटोप्लाज्म विल बी ऑल द लिविंग कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पीएम लिख दिया हूं, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो और मैंने क्या बोला, इट विल बी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इट विल बी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, फिर मैं अगर एक सेल ड्रॉ करूं तो उसमें 3 कंपोनेंट दिखा दे सकता हूं। मैं अगर एक सेल को ड्रॉ कर दूं आप सभी के लिए मैं एक सेल ड्रॉ करता हूं। ये अगर एक फियोफाइसी का मैंने सेल ड्रॉ कर दिया तो फिर यहाँ पर हम लोग मार्किंग कर देंगे,
इसको कर देंगे न्यूक्लियस, इसको कर देंगे प्लास्टिड, फिर इसको कर देंगे हमारा जो थर्ड कंपोनेंट हो जाएगा वैक्यूल। ये हो जाएगा हमारा वैक्यूल। तो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक, और स्पेस तो नहीं बचा है। नेक्स्ट पॉइंट आप पहले ये सारा चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर लेंगे। तो फिर आप पहले इसे जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अभी हम इसके मतलब फियोफाइसी का फ्लैजेला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फियोफाइसी में कैसा फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा? फियोफाइसी में जो फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा दैट विल बी टू अनइक्वल एंड लैटरली अटैच्ड टू द बॉडी। जो फ्लैजेला रहेगा हम लोग लिखेंगे 2 इन नंबर, मतलब क्लोरोफाइसी में फियोफाइसी से ज्यादा फ्लैजेला रहता है। वहां पर 2 to 8 लिखा था, 2 to 8 इन नंबर लिखा था, पर यहां पर हम लोग लिख रहे हैं 2 इन नंबर, 2 इन नंबर। फिर हम लोग लिख सकते हैं अनइक्वल, फिर हम लोग लिखेंगे लैटरली अटैच टू द बॉडी। लैटरली अटैच टू द बॉडी। अभी हम एक फ्लैजेला का पिक्चर ड्रॉ करें तो फिर कैसा लगेगा देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये सपोज हमारा एक हो गया एल्गी। अगर इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो फिर इस पोजीशन में लैटरली फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा। अनइक्वल बोला हूँ, फ्लैजेला अनइक्वल मतलब एक हो जाएगा टेंसिल, एक हो जाएगा व्हिप्लैश, दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला रहेगा, इसीलिए हम लोग फ्लैजेला को अनइक्वल कह रहे हैं। पर क्लोरोफाइसी जब पढ़ा रहा था तब मैंने कैसा फ्लैजेला बोला था? बोलिए, तब मैंने कैसा फ्लैजेला बोला था? तब बोला था फ्लैजेला इज इक्वल, क्योंकि तब दोनों टाइप्स ऑफ फ्लैजेला सेम प्रेजेंट रह रहा था। पर यहाँ पर एक अगर व्हिप्लैश हुआ तो फिर एक टेंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर फ्लैजेला इज अनइक्वल, इसीलिए हम लोग फ्लैजेला को यहाँ पर अनइक्वल बोल रहे हैं। चलिए इसलिए हम लोग इसे बोल रहे हैं अनइक्वल फ्लैजेला। अच्छा, अभी देखिए फ्लैजेला लैटरली अटैच्ड है, फ्लैजेला तो लैटरली अटैच्ड है, तो फिर इसलिए इसको बोले हैं फ्लैजेला इज अटैच्ड लैटरली टू द बॉडी ऑफ एल्गी। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। फ्लैजेला के बारे में तो कंप्लीट नॉलेज आपको दे दिया, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जो फियोफाइसी है इसका बॉडी का स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो फिर चलिए एक फियोफाइसी पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसको डाइसेक्ट करके पूरा आपके ब्रेन में सेट करवा दूंगा। चलिए पहले इसका बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हो गया सपोज हमारा एक फियोफाइसी का रफ डायग्राम। अभी हम इसके बॉडी पार्ट्स देख लेंगे। चलिए पहला ये जो पार्ट है ये हमारा हो जाएगा फ्रंट। अच्छा, फ्रंट का काम क्या है? देखिए फ्रंट इज अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। फ्रंट के माध्यम से ही जो हमारा ब्राउन एल्गी है, जो हमारा फियोफाइसी है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फ्रंट के माध्यम से ही वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फिर लिख देंगे इट इज अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। इट इज अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। फिर जो हमारे पास सेकेंड पार्ट आ जाएगा, फिर ये जो सेकेंड पार्ट आ जाएगा इसको हम कहेंगे स्ट्रिप। अच्छा, स्ट्रिप का काम क्या है? स्ट्रिप का काम है इट एक्ट एज अ स्टॉक एंड इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड। It act as a stalk and help in conduction of food. फिर जो लास्ट पार्ट हो जाएगा, ये हमारे पास जो लास्ट पार्ट हो जाएगा, दिस इज नोन एज होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का काम क्या होगा? होल्ड फास्ट का काम होगा इट हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ द एल्गी विद द सबस्ट्रेटम।
देखिए होल्डफास्ट के नाम में ही होल्ड आ रहा है, होल्डफास्ट के नाम में ही होल्ड आ रहा है, तो फिर ये एल्गी को सरफेस से होल्ड करने में हेल्प करेगा, राइट। अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। अच्छा, सबस्ट्रेटम का मतलब क्या है? सबस्ट्रेटम मैंने अभी जो वर्ड यूज किया उसका मतलब क्या है? सबस्ट्रेटम का मतलब है सरफेस, मतलब ग्राउंड सरफेस या फिर रॉक सरफेस जिसके ऊपर ये होल्ड करेगा या फिर अटैच करवाएगा एल्गी को, जिसके ऊपर ये अटैच करवाएगा एल्गी को, उसको हम सबस्ट्रेटम कहेंगे। तो मुन्ना, सबस्ट्रेटम क्या है? सबस्ट्रेटम है सरफेस above which algae will attached। मैं इसको यूं ही सरफेस लिख रहा हूं। सरफेस मतलब रॉक का भी सरफेस हो सकता है, सॉइल का भी सरफेस हो सकता है, ठीक है, वो आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट एल्गी का या फिर फियोफाइसी का बॉडी का स्ट्रक्चर। देख लीजिए, अभी हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो फिर सभी हेडिंग दे लीजिए, नीचे थोड़ा स्पेस बचा है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल लिख देता हूँ, सेक्सुअल फ्रेशली नेक्स्ट पार्ट में लिखूंगा। तो फिर सभी हेडिंग दे लीजिए, रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसी, रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसी। अच्छा, रिप्रोडक्शन में पहले हमारा आ जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फियोफाइसी विल बी वाया फ्रैगमेंटेशन। चलिए लिख देंगे इसको भी लिख देंगे, फ्रैगमेंटेशन। वेजिटेटिव विल बी वाया फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, फिर हम लोग इसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बता सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी वाया फॉर्मेशन ऑफ, बोलिए फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर। हाँ, ठीक बताए हैं, विल बी वाया फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर। अच्छा, ठीक है, तो फिर इसको यहाँ पर लिख देते हैं। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा विल बी वाया फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर। और हमारा जो ज़ूस्पोर फॉर्म होगा और हमारे पास जो ज़ूस्पोर फॉर्म होगा दैट विल बी ऑफ पीयर शेप या फिर पायरिफॉर्म। ज़ूस्पोर का अगर हम शेप के बारे में बोलना हो दैट विल बी पीयर शेप्ड या फिर पायरिफॉर्म। अच्छा, पीयर शेप्ड या फिर पायरिफॉर्म ज़ूस्पोर कैसा दिखता होगा? वो एग्जैक्टली ऐसा दिखता होगा और इसके लेटरल सरफेस पे फ्लैजेला अटैच्ड होता होगा, लेटरल सरफेस पे ऐसे फ्लैजेला अटैच्ड होता होगा। अच्छा, ये आपका कंप्लीट हो गया वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप पहले इन सभी चीज़ों को लिख लीजिए, फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ मूव ऑन करेंगे। पहले इस सभी चीज़ों को लिख लीजिए। चलिए, आई थिंक अभी तक आप सभी लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए, अभी सभी लोग हेडिंग दे लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सा प्रोसेस में होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने जैसे पहले बोला था विल बी वाया गैमेटिक फ्यूजन। गैमेटिक फ्यूजन 3 तरीके का हो सकता है। गैमेटिक फ्यूजन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, उन सभी को देख लेंगे। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया गैमेटिक फ्यूजन। गैमेटिक फ्यूजन का 3 प्रोसेस क्या है? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। फिर oogamous में एक स्पेशल केस यहाँ पर देखा जाता है। देखिए, oogamous में एक स्पेशल केस ये देखा जाता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? अगर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विल बी इनसाइड वाटर,
देन इट विल बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विल बी इनसाइड फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग oogoneum बोलते हैं। तो फिर फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट विल बी इनसाइड oogoneum, देन इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड इफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विल बी इनसाइड वाटर, तो फिर हम उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। तो फिर यहां पर लिख सकते हैं oogoneum में इफ male and female gamete fuse inside water, then हम क्या बोलेंगे उसे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हम उसे बोल देंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फिर अगर इफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विल बी इनसाइड oogoneum, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, देन इट इज नोन एज internal fertilization। Male and female gamete fuse inside of oogoneum, then it is known as internal fertilization। देन इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको पूरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्लियर करवाता हूँ। रुकिए एक सेकेंड। अगर सपोज ये मेरा एक एल्गल बॉडी हो गया और इसके अंदर ये सपोज हमारा मेल सेक्स ऑर्गन हो गया और ये सपोज हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। मेल सेक्स ऑर्गन में क्या रहेगा? मेल गैमेट। फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या रहेगा? फीमेल गैमेट। तो फिर चलिए इसको भी लिख देते हैं। इसको बोल देंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? oogoneum। अच्छा, और मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे एंथ्रीडियम। इसको लिख देंगे मेल सेक्स ऑर्गन और इसको बोलेंगे एंथ्रीडियम। फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या रहेगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमेट रहेगा और मेल सेक्स ऑर्गन में क्या बोला? मेल गैमेट रहेगा। तो फिर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं मेल गैमेट और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे फीमेल गैमेट। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर होगा ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू oogoneum। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनसाइड oogoneum। चलिए फिर होगा हमारा ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनसाइड oogoneum। oogoneum के इनसाइड क्या होगा? oogoneum के इनसाइड मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा। oogoneum के अंदर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा, तो उसको हम लोग फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोल देंगे इनसाइड ऑफ oogoneum। मैं दो चीज लिखूंगा यहाँ पर, एक है ट्रांसफर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड दूसरा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड oogoneum। चलिए दोनों चीजों को छोटा छोटा करके लिख देते हैं। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनसाइड oogoneum। फिर हम लोग बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट इनसाइड oogoneum। हम लोग यहां पर ऐसे करके लिख देंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड oogoneum। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये आपका टोटल कंप्लीट हो गया FEOFIC का इन डेप्थ लेक्चर। चलिए ये मैं आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए मुन्ना,
पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी वाया गैमेटिक फ्यूजन। गैमेटिक फ्यूजन किन तरीकों से होता है? गैमेटिक फ्यूजन हो सकता है हमारे पास आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। क्या आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन हम लोग डिस्कस पहले भी किए थे। तो फिर अभी हम लोग ऊगैमस में एक स्पेशल केस देखेंगे। ऊगैमस में क्या होता है? ऊगैमस में मेल और फीमेल गैमेट जो है कैन फ्यूज इनसाइड वाटर। मेल और फीमेल गैमेट कैन फ्यूज इनसाइड वाटर। जब मेल और फीमेल गैमेट इनसाइड वाटर फ्यूज करेगा तब हम उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। जब मेल और फीमेल गैमेट उगोनियम के अंदर ही फ्यूज करेगा, जब फ्यूज करेगा तब हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया हूँ आपके लिए, आप इसे जल्दी से अभी लिख लीजिए। आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीज़ें बोर्ड में जो भी लिखाया हो मैंने लिख लिए होंगे। तो फिर मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी है। देखिए, मैं जो भी व्हाइट बोर्ड में लिखा रहा हूँ मैं गारंटी देता हूँ आप लोग एनसीईआरटी खोलिए, मेरा नोट्स पूरा एक रजिस्टर में कॉपी कीजिए और उस रजिस्टर में जो मैंने नोट्स लिखाया है उस रजिस्टर से एनसीईआरटी बुक टैली कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, एक भी जो एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है, एनसीईआरटी का एक भी लाइन मेरे जो मैंने पूरा नोट्स लिखा है उसके बाहर जाएगा ही नहीं। एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है ना जो आप लोग अगर खुद से पढ़ने जाओ तो फिर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा। हाँ, अगर आपको सबस्ट्रैटम का मतलब नहीं पता, अगर आपको एक वर्ड जो है सबस्ट्रैटम इसका मतलब नहीं पता तो फिर आप उसको ना रटना चाहोगे। अगर आपको फ्लैजेला जो अनइक्वल है, जो फ्लैजेला अनइक्वल एंड इक्वल फ्लैजेला, आप तो सोच लोगे उसका लेंथ इक्वल होगा। आप जनरल स्टूडेंट यही सोचता है, मुझे भी पता है अंदर से जनरल स्टूडेंट ऐसा ही सोचता है कि अगर फ्लैजेला का लेंथ इक्वल हुआ तो फिर उसे इक्वल बोल रहे हैं, तो फिर फ्लैजेला का लेंथ अगर अनइक्वल हुआ तो फिर उसे अनइक्वल बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जिसका डाइसेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर घुसना बहुत ज़रूरी है, तो ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ही आपको रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो रट्टाफिकेशन तो सारा दुनिया करता ही है, सारा दुनिया तो रट्टाफिकेशन ही करता है। पर अगर आप टॉप में पहुंचना चाहते हो तो एनसीईआरटी का प्रॉपर डाइसेक्शन, एनसीईआरटी का प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। मेरा नोट्स अगर आप एनसीईआरटी से टैली करो तो उसमें आप देखोगे लाइन बाय लाइन, पूरा सीरियल वाइज लाइन बाय लाइन, एक एक एनसीईआरटी का पॉइंट मैं लिखता हूँ, उसका प्रॉपर डाइसेक्शन आपको करता हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बताना चाहता था, इतना स्टोरी का समरी यही है कि नोट्स लिखना, एक बार आप पहले नोट्स पूरा प्रॉपर बना लो, मतलब ब्लैक और ब्लू पेन से ही बनाओ, उतना फूल पत्ती ड्रॉ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिससे प्रॉपर नोट्स वही है जो आपको समझ आए। आप दूसरों के लिए नोट्स मत बनाओ, आप आपके खुद के लिए नोट्स बनाओ। आपने एनसीईआरटी पढ़ा, मेरा एक बार वीडियो देखा, फिर एक प्रॉपर नोट्स बनाया, उसी नोट्स को आप पढ़ो। ठीक है, आप मेरा नोट्स टैली करके देखो, पूरा एनसीईआरटी का लाइन उठाया हुआ होगा, पूरा एक एक लाइन एक्सप्लेन किया हुआ होगा, एक एक लाइन डायग्राम के साथ, जितना भी डायग्राम रिक्वायर्ड है मैं सभी ड्रॉ करके आपको समझा दूंगा। तो फिर चलिए आज इसी नोट में इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगा इसके बाद के वाले लेक्चर में, जहां पर हम रोडोफाइसी को लेकर, रेड एल्गी को लेकर डिस्कस करेंगे, जहां पर हम रेड एल्गी को लेकर इन डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो फिर थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।